अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपको उर्दू का लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसमें आज हम मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल की रिमेनिंग जो पढ़ाई है वो करेंगे। सफ़ा नंबर 9 और 10 की मुकम्मल रीडिंग करेंगे और साथ में बकिया खुलासा जो आपको मैंने हाफ़ जो है ना वो पिछले लेक्चर में दे दिया था, आज बकिया खुलासा हम करेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की जानिब। जी, कल हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी जिसमें मिर्ज़ा गालिब की तबीयत के बारे में बताया जा रहा था। और इस पैराग्राफ से हमने शुरू किया था कि वो अपने दोस्तों के साथ, जिनकी हालत जो है वो माली हालत ख़राब हो चुकी थी, उनके साथ मिर्ज़ा गालिब का कैसा सलूक था, यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। अब उसके बाद हम चल रहे हैं एक रोज़ छींट का फरगल पहने। छींट कहते हैं बहुत हल्का कपड़ा, ठीक है, यानी जिसकी कदर कीमत ना हो, बहुत हल्का कपड़ा था। फरगल कहते हैं लंबे कोट को जो ऊपर जो ओवर कोट की तरह जो है ना वो पहन लिया जाता है, ठीक है। एक रोज़ छींट का फरगल पहने हुए मिर्ज़ा गालिब मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी उनको मालीदा या जामावार, मालीदा और जामावार जो है ये अच्छे जो है ना वो किस्म के कपड़े होते थे वगैरह के सिवा, वगैरह चोगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। छींट का फरगल इनके बदन पर देखकर दिल भर आया। इनसे पूछा, ये छींट आपने कहाँ से ली है? मुझे इसकी वजह बहुत भली मालूम होती है, यानी शक्ल उसकी। आप मुझे भी फरगल के लिए छींट मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फरगल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्ज़ा ने कहा, जी तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है, यानी सर्दी बहुत शदीद है। आप यहाँ से मकान तक, यानी अपने घर तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देख कर खूंटी पर से अपना मालीदा का नया चोगा, यानी आला किस्म का जो कपड़ा था उसका नया चोगा उतार कर इन्हें पहनाया और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा उनकी नज़र किया, उनको तोहफतन दे दिया। ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी, ज़राफ़त कहते हैं हंसी मजाक की तबीयत। कुछ लोग होते हैं जहाँ पर बैठते हैं वहाँ महफिल को लूट लेते हैं, हर एक के साथ अच्छे तरीके से जो है ना वो बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अगर आपको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो ये बजा है। हैवान नातिक यानी बोलने वाला जानवर, और हैवान ज़रीफ़ का मतलब हंसाने वाला मज़ाहिया जानवर। एक दफ़ा जब रमज़ान गुजर चुका तो किले में गए। किले से मुराद है लाल किला। बादशाह ने पूछा, बादशाह उसको कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। कहने का मतलब था कि एक भी नहीं रखा, और जू मानिस जवाब ऐसा दिया, एक नहीं रखा, कि सिर्फ एक नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा खान के मकान पर मिलने को आए। इनके मकान के आगे छत्ता तारीख था। जब छत्ते से गुजरकर दीवान खाने के दरवाजे पर पहुंचे, यानी ड्योरी टाइप जो है ना वो मकान के आगे जो छत्ता बना हुआ था, जो जगह बनी हुई थी, राहदारी जो बनी हुई थी, वहाँ पर रोशनी नहीं थी। छत्ते से गुजरकर दीवान खाने के करीब पहुंचे। दीवान खाना कहते हैं ड्राइंग रूम को, यानी घर के अंदर दाखिल होने के बाद ड्यूटी टाइप जो है ना वो अंधेरा था। अंधेरे के बाद आगे सहन जो है ना वो दीवान खाने में पहुंचे तो वहाँ नवाब साहब इनको लेने के लिए खड़े थे। मिर्ज़ा ने उनको देखकर ये मिसरा पढ़ा, आब चश्मा हैवान दरूने तारीकीस्त, यानी आब हयात अंधेरे में है। आब हयात यानी पानी का जो चश्मा है वो अंधेरे में है। ये फ़ारसी का मिसरा है, क्लियर। जब दीवान खाने में पहुंचे तो इसके दालान में बसबब मशरिक रूया होने के धूप भरी हुई थी। दालान कहते हैं सहन को, बसबब यानी वजह से, यानी मशरिक की सिमत उसका रुख होने की वजह से वहाँ पर धूप आ रही थी। मिर्ज़ा ने वहाँ ये मिसरा पढ़ा, ई खाना हमें आफ्ताब हस्त। ये भी फ़ारसी का मिसरा है, ठीक है, जिसका मतलब है ये घर तो सारे का सारा सूरज है। एक महफिल में मिर्ज़ा मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ोक भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मीरी समझता था। मीरी का मतलब यानी मीर तकी मीर को चाहने वाला, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। सौदाई से क्या मुराद है? यानी मीर सौदा के चाहने वाले, ये दोनों ही शायर हजरात थे, इसलिए आपने बड़ी खूबसूरती से उनको जो है ना वो मीरी और सौदाई कह दिया, उनके चाहने वालों को। बावजूदी के मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, यानी हैसियत बहुत कम थी, उनका रुपया पैसा जो है वो बहुत कम था, मगर खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से न जाने देते थे। लेकिन अपनी जो इज़्ज़त थी उसका बहुत ख्याल रखते थे, झुकते नहीं थे किसी के आगे। शहर के अमरा अमायद से बराबर की मुलाकात थी, यानी दौलतमंदों के साथ उन्हीं की हैसियत के मुताबिक जो है ना वो खुद भी बराबर होकर मिलते थे। कभी पालकी या कभी बाजार में
बगैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे, यानी पैदल नहीं जाते थे, बल्कि गाड़ी जो उस दौर में अच्छी गाड़ी थी, पालकी हुआ करती थी या हवादार होता था, जिसे जो है ना वो 4 अफराद उठाते थे या 2 अफराद उठा के जो है ना वो फिर लेके जाया करते थे। अमायदे शहर में से जो लोग इनके मकान पर आते, यानी उमरा में से जो भी उनके मकान पर आते, ये भी उनके मकान पर ज़रूर जाते। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम के मकान पर आए, मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यही आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक अन्ना देना था। अन्ना यानी रुपया जो है ना वो देना था। अव्वल वहाँ गया था, फिर वहाँ से यहाँ आया हूँ। क्लियर। एक दिन दीवान फजलुल्लाह मरहूम चोट में सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बगैर मिले निकल गए। चोट भी बग्गी को कहते हैं, ये पालकी, हवादार और ये चोट, ये सारे जो है ना वो बग्गी को ही कहा करते, डोली को कहा करते थे, बग्गी को कहा करते थे। उस टाइम की दौर की ये सवारियाँ थी। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुक्का दीवान जी को लिखा। मजमून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई, नदामत ही नहीं शर्मिंदगी हुई कि शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुजरे और मैं सलाम को हाजिर ना हूँ, यानी मिले बगैर मुझसे आप क्यों चले गए। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वो नहायत शर्मिंदा हुए और इसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने को आई। फवाका में आम उनको बहुत पसंद था। फवाका कहते हैं फ्रूट्स को, ठीक है। फ्रूट्स में उनको आम जो है वो बहुत मरगूब था। आमों की फसल में इनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए उम्दा आम भेजते थे और वो खुद अपने बाज़ दोस्तों से तकाजा करके मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मसाहबों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, मसाहब कहते हैं दोस्तों को, ठीक है, बाग हयात बख्श या फिर महताब बाग में टहल रहे थे। ये दोनों बागात के नाम हैं, हयात बख्श या फिर महताब बाग। इनमें टहल रहे थे, इन्हें चहलकदमी कर रहे थे। आम के पेड़ रंग बिरंग के आमों से लद रहे थे, भरे हुए थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मुयस्सर नहीं आता था, यानी आला किस्म का जो है ना वहाँ पे आम जो है ना वो उगाया जाता था। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांधकर अर्ज किया, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है कि नहीं। बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज़ एक बहंगी उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई। बहंगी से क्या मुराद है, इन्हें टोकरी एक उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई। उनको पता चल गया कि इनका जी चाह रहा है आम खाने को। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी, यानी भरती नहीं थी तबीयत, जितना मर्जी आम खा लें उनको फिर भी मज़ीद की तलब बाकी रहती थी। अहले शहर तोहफ़तन भेजते थे, खुद बाज़ार से मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात के आता था, मगर हज़रत का जी नहीं भरता था। नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम नाकिल थे, यानी नकल कर रहे हैं, बात बयान कर रहे हैं कि एक सोबत में मौलाना फ़ज़ल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था। आम के बारे में हर कोई अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके तो मौलाना फ़ज़ल हक ने मिर्ज़ा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो, यानी तादाद में ज़्यादा हो और मीठा हो। सब हाजरीन हंस पड़े। और ये आपका जो सबक है, ये आज इसकी रीडिंग मुकम्मल हुई। ये सबक आपका यादगार गालिब से अखज़ किया गया है। क्लियर। आपने इसकी रीडिंग खूब अच्छे से करनी है। साथ में आप खुलासा करेंगे, कल यहाँ तक आपने कर लिया था, ठीक है। आज आप यहाँ से लेके जितनी हमने रीडिंग की है, यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज के पेज नंबर 32 पे एंड तक, क्लियर, ये यहाँ तक खुलासा करेंगे। यही आज आपकी डायरी है। ओके, टेक केयर।